कोई बात नहीं, घबराने का नहीं। अब देखो आगे हम लोग पढ़ेंगे अब थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी नहीं, केटीजी। क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स एंड केटीजी। क्लियर? शुरू करें भैया, थर्मोडायनेमिक्स और केटीजी शुरू करें। चलो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में हम जाते हैं तो इंटरनल एनर्जी का टर्म हम क्लियर कर लेते हैं। देखो बेटा, इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है एनसीवी डीटी, और सीवी की वैल्यू हम जानते हैं, सीवी की वैल्यू होता है एफ आर बाई टू। देखो एफ आर बाई टू, तो एन एफ आर बाई टू इंटू टी, ये इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा याद रखना एनसीवी डेल्टा टी होता है। गामा एडिवेटिक एक्सपोनेंट होता है, इज गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f। देखो किसी भी कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सीवी का फॉर्मूला होता है एफ आर बाई टू या आर बटा गामा -1, आर बटा गामा -1। हम जानते हैं सीपी बटा सीवी माइनस होता है आर, सीवी इज इक्वल टू एफ आर बाई टू, सीपी बटा सीवी बराबर गामा। कितने लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद है? एक बार बता दो, हम सब कर दो, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा, मेन हम वर्क तो जानते हैं कि पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। पीवी ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमारा क्या कहलाता है? वर्क कहलाता है। अगर क्लॉकवाइज प्रोसेस हो, कोई भी क्लॉकवाइज प्रोसेस हो, तो उसका वर्क डन कैसा रहता है? पॉजिटिव। क्लॉकवाइज प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसा रहता है? क्लॉकवाइज प्रोसेस के लिए वर्क डन कैसा रहता है? पॉजिटिव। और अगर एंटी क्लॉकवाइज प्रोसेस हो तो उसके लिए वर्क डन कैसा होता है? निगेटिव। क्या ये बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं मेन जो थर्मोडायनेमिक्स में बेटा होता है ना, वो होता है डिफरेंट प्रोसेस। अगर वो डिफरेंस प्रोसेस मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए, बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाए का मतलब है कि हर प्रोसेस की सारी चीजें हमें पता चल जाए कि प्रोसेस में क्या कांस्टेंट होता है, प्रोसेस में क्या आइडियल गैस इक्वेशन होता है, प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है, प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी क्या होता है, प्रोसेस में हीट कितने देते हैं, सब पता चल जाए। तो देखो यहां से एक सवाल बनता ही है। चलो फटाफट हम रिवाइज करते हैं, ध्यान से देखना, सिर्फ सवाल ही नहीं थ्योरी भी ध्यान से देखना। बात अगर हम करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, बात अगर हम करें आइसोथर्मल प्रोसेस की, तो याद रखना बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी कांस्टेंट, और पीवी अगर कांस्टेंट है तो P1 V1 बराबर क्या हो जाएगा? P2 V2। इसमें अगर मैं आपको बात करूं तो इसी को कहते हैं बॉयल्स लॉ। इसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाती है? अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर जीरो है तो जितना हीट देंगे पूरा वर्क में जाएगा क्या? हाँ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि जितना हीट देंगे सारा वर्क में जाएगा। इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाता है। क्यों देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है हीट बटा एन डेल्टा टी, सॉरी मोलर हीट कैपेसिटी होता है क्यू बटा एन डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी तुम्हारा जीरो आ गया तो 1/0 क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। तो इसका मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? कई बार सवाल पूछते हैं कि बेटा आइसोथर्मल प्रोसेस में मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है, इसलिए तो डेल्टा यू आपका जीरो हो जाता है। वर्क डन क्या होता है? वर्क डन होता है nRT log V2/V1 ऑन द बेस E। इसको अगर बेस 10 में कन्वर्ट करोगे तो 2.303 nRT log V2/V1 ऑन द बेस 10 होगा, या log P1/P2 ऑन द बेस 10 होगा। क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में आपको यह समझ में आ गया? आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब पीवी कांस्टेंट, पीवी कांस्टेंट तो P1 V1 बराबर P2 V2 होगा। ये इसको बॉयल्स लॉ कहते हैं। इसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो dt 0 तो du 0। वर्क डन होता है nRT log V2/V1 ऑन द बेस E। अगर ऑन द बेस E को 2.303 में कन्वर्ट करेंगे तो ऑन द बेस 10 आ जाएगा। इसमें जो हीट देते हैं सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट होता है क्योंकि du 0 है। इसमें मोलर हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है। कमेंट बॉक्स में आग लगा दो अगर ये समझ में आ गया तो। क्या आइसोथर्मल प्रोसेस की सारी कहानी समझ में आ गई? क्या आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनली समझ में आ गया? सब समझ में आएगा। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर आपका कांस्टेंट होता है। प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो आप कह सकते हैं V/T कांस्टेंट हो गया, मतलब V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ। इसमें जो du की वैल्यू होती है वो होती है आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट होगा nR बटा गामा -1 डेल्टा टी। क्या यहां पे du को फिर से हम NCV/dt लिख रहे हैं? हाँ, du का फॉर्मूला हमेशा NCV/dt होगा चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो। क्लियर है? तो इसमें du क्या होगा? NCV/dt। CV की वैल्यू होती है R बटा गामा -1 या FR/2, तो NFR/2 डेल्टा टी या R बटा गामा -1। इसमें जो वर्क डन होगा कांस्टेंट प्रेशर है तो P डेल्टा भी लिखूं, या देखो
हम P डेल्टा V को लिख सकते हैं NR डेल्टा T, P डेल्टा V को लिख सकते हैं NR डेल्टा T। इसमें जो कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट देते हैं उसका गामा टाइम्स इंटरनल एनर्जी में जाता है, और जो हीट देते हैं उसका 1 - 1 अपॉन गामा टाइम्स वर्क डन में कन्वर्ट होता है। किसके लिए? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए बेटा? आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। इसमें जो मोलर हीट कैपेसिटी होगा उसको Cp बोलते हैं। Cp बराबर होता है R बटा Cv, सॉरी Cp बराबर होता है R प्लस Cv, R प्लस Cv, Cv की वैल्यू ये रही, Cv की वैल्यू ये रही, R प्लस R बटा गामा माइनस 1। क्या ये समझ में आ गया बेटा? आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है? आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन क्या हो जाएगा? सर वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो वर्क डन आपका हो जाएगा 0। वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। इसमें आप कहते हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इस पे ड्यू की वैल्यू NR गामा माइनस 1 डेल्टा T ही होगा। इसमें जो हीट होगा सारा का सारा इंटरनल एनर्जी में जाएगा, क्योंकि यहां पर जो वर्क डन हो रहा है वो हो रहा है आपका 0। यहां पर CV होता है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी CV हो जाएगा R बटा गामा माइनस 1। इसमें होगा मोलर हीट कैपेसिटी CP जो कि होगा R प्लस CV के बराबर। क्लियर है? आइडियाबेटिक प्रोसेस PV बराबर गामा कांस्टेंट होता है। इसमें P1 V1 का पावर गामा, P2 V2 का पावर गामा लिख सकते हैं। इसमें जो इंटरनल एनर्जी होता है वो सेम रहेगा। देखो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सब में सेम है। आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी 0 हो जाता है। इसमें जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है NR डेल्टा T बटा 1 माइनस गामा। इसको आप लिख सकते हैं इसको आप लिख सकते हैं, आइडियाबेटिक प्रोसेस है तो P1 V1 माइनस P2 V2 बटा 1 माइनस गामा लिख सकते हैं क्या? फाइनल लिखेंगे तो P2 V2 माइनस P1 V1 बटा 1 माइनस गामा, ये भी लिख सकते हैं क्या? अच्छा, इसमें हीट जो गिवन होता है वो 0 रहता है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट 0 रहता है तो du माइनस dw के बराबर होता है क्या? एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट देते नहीं, इसलिए मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू 0 हो जाती है। अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करूंगा तो PV का पावर कोई x बराबर कांस्टेंट होता है। इसमें भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी यही आएगा। इसमें जो मोलर हीट कैपेसिटी होता है वो होता है मोलर हीट कैपेसिटी, जो वर्क डन होता है इसमें NR 1 माइनस एक्स इंटू डेल्टा टी। ठीक है, इसमें मोलर हीट कैपेसिटी होता है CV प्लस R बटा 1 माइनस एक्स। CV प्लस, देखो ये CV हो गया, R बटा गामा माइनस 1 CV हो गया, प्लस R बटा 1 माइनस एक्स। क्या ये सारी चीजें आपको एक ही बार समझ में आ गया? पूरा थर्मोडायनेमिक्स का चार्ट समझ में आ गया आपको? क्या सारा चार्ट समझ में आ गया आपको? कंफ्यूज नहीं होना, मैं चाहूंगा तो मैं लिख के बता दूंगा। सुनो, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट तो dt 0 इसलिए du 0। ठीक है, इसमें du 0 हो गया तो जो हम हीट देंगे वो वर्क डन होगा। वर्क डन बराबर होता है nRT log V2 बाई V1 ऑन द बेस 10। यही तो होता है, कोई बात ही नहीं। इसमें मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। अगर कूल माइंड होकर देखोगे सब समझ में आएगा। अगर मैं आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करूं तो आइसोकोरिक प्रोसेस में ड्यू हो जाएगा NCV dt। CV की वैल्यू हम लिखते हैं R बटा गामा माइनस 1। इसमें वर्क डन क्या हो जाएगा? 0। तो जो हीट देंगे वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ये हो गया तुम्हारा आइसोकोरिक प्रोसेस। इसमें मोलर हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा? इसमें मोलर हीट कैपेसिटी CV हो जाएगा, जिसको हम लिखते हैं R बटा गामा माइनस 1। अगर मैं आइसोबारिक प्रोसेस की बात करूं तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? du NCV dt ही होगा, NCV dt होगा, du की वैल्यू NCV dt होगा। आइसोबारिक प्रोसेस में जो वर्क होता है वो P डेल्टा V के बराबर होता है। इसमें आइसोबारिक प्रोसेस में तुम्हारा जो वर्क डन है 1 माइनस 1 अपॉन गामा टाइम्स होता है हीट का, और जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो 1 अपॉन गामा टाइम्स होता है हीट का। और आइसोबारिक प्रोसेस मोलर हीट कैपेसिटी होती है CP जो कि होता है CV प्लस R। बताओ समझ में आया कि नहीं है? बहुत आसान है। अच्छा, इसमें बेटा एक बार पहले ही बता देता हूं, हीट इंजन की जो इफिशियंसी होती है, हीट इंजन असल में काम क्या करता है? तो देखो हीट इंजन क्या करता है कि हायर टेम्परेचर से कुछ हीट लेता है Q1 और वर्क करता है W और रिजेक्ट कर देता है लोअर टेम्परेचर पे कुछ हीट Q2। तो यहां पे हमारे काम का हीट कौन सा है? हमारे काम का तो वर्क हुआ और इनपुट क्या हुआ? Q1 हुआ। तो इसकी इफिशियंसी होती है बेटा, इफिशियंसी होती है वर्क बटा Q1, और ये डिफाइंड हो जाएगा, इधर से आया Q1, इधर गया Q2 प्लस W। तो आप लिख सकते हैं Q2 प्लस W बराबर Q1। तो यहां से Q2 को लिख सकते हैं आप, या W को लिख सकते हैं आप Q1 माइनस Q2। तो W को लिखेंगे आप Q1 माइनस Q2 बटा Q1। तो इफिशियंसी यहां से आ जाएगी W बटा Q1 इज इक्वल टू 1 माइनस
Q2 बटा Q1, और कार्नोट थ्योरम कहता है Q2 बाई Q1 T2 बाई T1 के बराबर होगा। तो इफिशियंसी हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1। T2 है तुम्हारा लोअर टेम्परेचर सिंक का टेम्परेचर, और T1 है तुम्हारा सोर्स का टेम्परेचर। हाँ या ना, हाँ या ना। अब देखो रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करूं, देखो इससे सवाल हमेशा एक पूछा ही जाता है। रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से हीट कुछ लेता है और हायर टेम्परेचर पे हीट दे देता है। भाई ये आसान काम है कि एक उल्टा प्रोसेस है? उल्टा प्रोसेस है, इसके लिए कुछ वर्क हमें इस पर करना करता है। तो इसमें कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है बेटा आउटपुट Q2 बटा W। आउटपुट Q2 बटा W, ये आपका Q2 हो गया, और W यही से निकाल लो, Q1 माइनस Q2, ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2। क्या आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई? क्या आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ आई? क्या आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई? अच्छा, केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स दोनों मिक्स करके पढ़ा, दोनों चीजें समझा देता हूं। देखो प्रेशर बराबर होता है NM, एवरेज वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाई 3, एवरेज वेलोसिटी का होल स्क्वायर 3, जहां पे M है मास ऑफ द मॉलिक्यूल, मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, N है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो 3/2 इंटू प्रेशर होता है। एनर्जी डेंसिटी 3/2 इंटू प्रेशर होता है, ये आपको याद रखना है। आरएमएस वेलोसिटी होता है बेटा √3 kT/m, जहां पे K है तुम्हारा गैस कॉन्स्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, नीचे स्मॉल m। इस रिलेशन को हम जानते हैं, K बराबर स्मॉल m बराबर होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट प्लस कैपिटल M। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं K बाई स्मॉल m को R बटा कैपिटल M, R है गैस कांस्टेंट, 3 kT बाई स्मॉल m या 3 RT बाई कैपिटल M। इस P को हम लिख सकते हैं बेटा, रो को हम लिख सकते हैं रास PM बाई RT। गैस की जो डेंसिटी होती है उसको याद कर लो, प्राइम मिनिस्टर बटा राष्ट्रपति, PM बाई RT। तो अगर डेंसिटी के टर्म्स में कन्वर्ट करोगे तो 3P बाई रो आ जाएगा। और ये है तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी होता है √8 RT बाई पाई एम, और मैक्स प्रोबेबल वेलोसिटी होता है √RT बाई एम। अगर मैं तीनों को कंपेयर करने बोलूं तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी कौन सा है? आरएमएस। और आरएमएस वैसे सबसे ज्यादा होता है क्योंकि आरएमएस क्या है? रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस क्या है बेटा? रूट मीन स्क्वायर, ये तो सबसे ज्यादा ही होगा। इससे कम होता है एवरेज, और सबसे कम होता है मैक्स प्रोबेबल वेलोसिटी। ये इनका ऑर्डर है, एग्जाम में कई बार ये पूछ लेते हैं। लो पूछ लिया एम्स 2004 में, सीधा पूछ लिया, बताओ सबसे ज्यादा कौन होगा? आरएमएस, उससे कम होगा एवरेज, उससे कम होगा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो क्या दूसरा जवाब आएगा बेटा? क्या आएगा? क्या दूसरा जवाब आएगा? बहुत बड़ा, बहुत बढ़िया। ये देखो मैक्स प्रोबेबल की वैल्यू सबसे कम, उसके बाद एवरेज, और सबसे ज्यादा होता है आरएमएस की वैल्यू। एरिया डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये ग्राफ फ्लैट हो जाता है, इसका एरिया टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। ये एनवी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वेलोसिटी वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ है। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये फ्लैट हो जाता है, सारी वैल्यू आगे शिफ्ट कर जाती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? मान लो दो ग्राफ मैंने बनाया, एक ये ग्राफ बनाया और एक ये ग्राफ बनाया, कौन सा हायर टेम्परेचर पे होगा? तो जो ग्राफ आगे की तरफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ना, वो हायर टेम्परेचर होगा। गलत बनाया मैंने, ढंग से बनाता हूं। एक ग्राफ मान लो ये है और एक ग्राफ मान लो ये है, तो हायर टेम्परेचर पे कौन है? जो आगे शिफ्ट होता है ना, वो हायर टेम्परेचर पे होता है। T2 इज ग्रेटर देन T1। क्या ये बात आपको समझ में आता है? जो आगे शिफ्ट हो जाता है वो हायर टेम्परेचर पे होता है। ये हायर टेम्परेचर पे, ये लोअर टेम्परेचर पे। क्लियर है? मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला याद रखिएगा बेटा। मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला होता है 1/√2 पाई ND², जहां पे N है नंबर डेंसिटी और D है डायमीटर। ठीक है डायमीटर। जो मीन फ्री पाथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम F है तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। मिक्सचर का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है N1F1 प्लस N2F2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। डेंसिटी PM बटा RT हमने लिखा है। गामा मिक्सचर बराबर आप N1 गामा 1 प्लस N2 गामा 2 बटा N1 प्लस N2 नहीं लिख सकते। तो अगर गामा मिक्सचर आपको निकालना है तो गामा मिक्सचर बराबर हो जाएगा 1 + 2 टाइम्स ऑफ F मिक्सचर। क्या सही है? क्या गामा का फॉर्मूला हम जानते हैं 1 + 2/F होता है, जहां पे गामा एडियाबेटिक एक्सपोनेंट और F है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। F क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या क्लियर बात आपको समझ में आ गया? चलो अब सवाल करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज कंसिक्वेंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कर्नाटका नीट 2013 का सवाल है। सवाल अच्छे से पढ़ो, इसको समझो और इस पर कैसे सवाल पूछते हैं देखो। अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी। कहां से कहां गया है? ए से सी गया है बाय द टू पाथ एडीसी एबीसी, एडीसी और एबीसी। मान लो यहां से इस पाथ से इस पाथ तक गया और यहां से इस पाथ तक गया, क्या दोनों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू सेम आएगी? हाँ, क्योंकि
इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों में सेम है तो चेंज इन इंटरनल सेम आएगा। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड Q1 इज 50 जूल एंड वर्क डन इज 20 जूल, वेयर अलोंग द पाथ ABC हीट एब्जॉर्ब इज इतना, द अमाउंट ऑफ वर्क क्या होगा? देखो इसका du और इसका du सेम होगा, तो du बराबर du बराबर होता है dq माइनस dw, ये भी होगा dq माइनस dw। देखो हीट पहले में 50 जूल लिया, कितना लिया, ये इसकी जरूरत ही नहीं है। अलोंग द पाथ एबीसी हीट इज 50 जूल, ये हीट 50 जूल लिया एंड वर्क डन इज माइनस 20, ये dq 30 जूल है माइनस dw को इधर ले जाओ तो ये आएगा तेरा 30 और 50 में से 20 जाएगा ये 30 को इधर ले आओ माइनस 30, 36 माइनस 30 बराबर 6 जूल आंसर आ जाएगा। ये चौथा आपका जवाब आ गया। मेरे से पहले कर दिया क्या तुमने? बहुत बढ़िया, क्या बात है भाई साहब, 6 जूल इज आंसर। और भाई इस पर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। चलो ये देखो, इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम इज गामा, तो Cp बाई Cv गामा तो होता ही है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द मास ऑफ गैस व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V to 2V एट कांस्टेंट प्रेशर P इज, क्या पूछा है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है NCV dt, ये तो होता है। अच्छा मैं CV को बेटा लिख सकता हूं R बटा गामा माइनस 1, तो हो जाएगा NR dt बटा गामा माइनस 1। अब ध्यान से देखना, NR dt को मैं लिखूं NRT2 माइनस NRT1, तो कोई दिक्कत नहीं सर, dt चेंज इन टेम्परेचर होगा, NR तो कांस्टेंट है, तो NRT2 माइनस NRT1, और NRT2 को मैं लिख सकता हूं PV2, इसको लिख सकता हूं PV1, मतलब P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर कांस्टेंट फाइनल वॉल्यूम है 2V, इनिशियल वॉल्यूम है V बटा गामा माइनस 1, तो ये हो जाएगा PV बटा गामा माइनस 1, PV बटा गामा माइनस 1 पहला जवाब आएगा। देखो du तो हमेशा NCV dt होता है, प्रेशर कांस्टेंट हो या वॉल्यूम कांस्टेंट हो। वाह यार गजब, वाह यार गजब, पहला आपका सही जवाब है। दूसरा देखो अच्छे से, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस रिक्वायर 207 जूल हीट टू रेज द टेम्परेचर बाई इतना केल्विन व्हेन हीटेड एट अ कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा कांस्टेंट प्रेशर पे 10 केल्विन हीट बढ़ाने के लिए, 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना हीट चाहिए, तो पर केल्विन कितना हो जाएगा? पर केल्विन 10 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 20.7, ये हो गया तुम्हारा Cp। सही बोल रहा हूं क्या? कांस्टेंट प्रेशर पे 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना हीट चाहिए, तो Cp कितना हो जाएगा? तो Cp पर डिग्री रेंज इन टेम्परेचर होता है, तो 207 बटा 10 इतना आएगा। व्हेन द टेम्परेचर बाय द when gas is heated at a constant volume to raise the temperature by the same amount इतना, then heat required is, एक मिनट, Cp माइनस Cv तुम्हारा R होता है, तो Cp माइनस R बराबर Cv हो जाएगा। Cp की वैल्यू 20.7 और R की वैल्यू हो जाएगा 8.3 इज इक्वल टू Cv। इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 12.4 बराबर Cv। 1 डिग्री 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इतना हीट चाहिए, उसको कहते हैं Cv कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 124, फोर्थ इज योर करेक्ट आंसर। बेटा अगर तुम सवाल समझ गए और अच्छे से कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो देखो सवाल कैसे सॉल्व हो रहा है। देखो नेक्स्ट इज AIPMT 2011 का सवाल है, क्या कहता है? अ मास ऑफ डायटोमिक गैस, मास ऑफ डायटोमिक गैस गामा इतना है, एट अ प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर इज कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली सो दैट टेम्परेचर राइजेस टू 20 डिग्री सेल्सियस टू 920 डिग्री सेल्सियस, देन प्रेशर ऑफ द गैस इन द फाइनल स्टेट इज एट अ प्रेशर इतना is compressed adiabatically that temperature rises इतना, then pressure of the gas in a final state। तो इनिशियल प्रेशर दिया हुआ है, मास ऑफ द डायटोमिक गैस, प्रोसेस कौन सा है? अच्छा आइडियाबेटिकली, देखो कंप्रेस्ड आइडियाबेटिकली, तो आइडियाबेटिकली में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम जानते हैं PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। क्या होता है? PV टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो क्या हम यहां पर लिख सकते हैं, टेम्परेचर को लेके आना है, V को लिख सकते हैं T बाई P का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा P1 माइनस गामा T का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको उधर ले जाओ या P को उधर ले जाओ, तो T का पावर गामा इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा पावर निगेटिव हो जाएगा, तो ये होगा P का पावर 1 माइनस गामा, गामा को उधर ले जाओगे तो 1 अपॉन गामा,
T बराबर आ जाएगा P 1 माइनस गामा बटा गामा। ध्यान से देखो, क्या ये रिलेशन सही है? हाँ सर, एकदम सही है। तो पहले तुम्हारा टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में क्या होगा 300 बटा 927 प्लस 273 1200। अच्छा, इसको अगर मैं इधर ले आऊं तो क्या गामा बटा 1 माइनस गामा लिख सकता हूं? हाँ सर, इज इक्वल टू P1 बटा P2। इसको इधर ले आऊंगा तो होगा, अब ये कट के नीचे आ जाएगा 4। अब 1/4 मतलब 1/4 की पावर, गामा है 1.4 बटा 1 माइनस 1.4, तो ये होगा 1.4 डिवाइडेड बाई 1.6 इज इक्वल टू P1 तुम्हारा 2 ATM बटा ये P आ जाएगा। ये इससे कैंसिल करोगे 14/6 हो जाएगा तुम्हारा 7/3। सही है क्या? 1.4 डिवाइडेड बाई 1.4, 1 माइनस 0.4 तो 0.4। एक मिनट, ये 0.4 आएगा ना, 7/2 आएगा, ये 0.4 आएगा, यहां गलत किया, तो ये होगा 14/4। 14/4 को लिख सकते हैं 7/2। इस P को इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओगे तो ये होगा 2 मल्टीप्लाई 4 का पावर 7/2। अब 4 का पावर तुम्हारा हाफ हो जाएगा 2, तो 2 इंटू 2 का पावर 7। ओ भाई साहब, 2 इंटू 2 का पावर 7 मतलब 2 गुना 2 4 गुना 8 गुना 16 गुना 32 64। 1 2 3 4 5 6 64 गुना 2 128। 128 गुना 2 256। 256 ATM प्रेशर आएगा, चौथा आंसर आ रहा। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। क्या मैंने चौथा आंसर निकाला है? आपने भी निकाला, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए, ए से बी तक हम 3 पाथ से आ रहे हैं, तो 3 पाथ से आएंगे, फर्स्ट पाथ, सेकेंड पाथ, थर्ड पाथ, तीनों में ड्यू सेम होगा, तीनों में ड्यू सेम होगा। देखो ड्यू तीनों में सेम होगा क्योंकि तीनों का इनिशियल और फाइनल वो सेम है। तो उसके बाद ड्यू सेम है तो डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ड्यू तीनों का सेम है, तो हीट किसमें ज्यादा होगा? जिसमें वर्क डन ज्यादा होगा, क्योंकि ड्यू तो तीनों का सेम है। वर्क किसका ज्यादा होगा? जिसमें एरिया अंडर द कर्व ज्यादा हो। तो इस पाथ के लिए पीवी का एरिया ज्यादा, इसके लिए पीवी का एरिया कम, इसके लिए पीवी का एरिया और कम। तो वर्क सबसे ज्यादा 1 के लिए है, तो 1 का हीट सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकेंड का हीट, फिर थर्ड का हीट। तो थर्ड आंसर आपका आ जाएगा। क्या ये सही है? एकदम थर्ड आंसर आपका आ जाएगा। क्या ये ग्राफ देख के ऐसे सवाल कर सकते हैं? सर इसमें हीट पूछा था वो समझ नहीं आया। देखो ड्यू सबका तुम्हारा सेम है और जिसका वर्क डन ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा दिया होगा। क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट देखो, ये वर्क डन पूछा है, सिंपल सी बात है। क्या कई बार रिपीट किया, देखो कई बार सवाल रिपीट हुआ है। क्या वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस, इस साइक्लिक प्रोसेस में आपका वर्क पूछा है, तो साइक्लिक प्रोसेस में एरिया अंडर द कर्व होगा। ये क्या बन रहा है? रेक्टेंगल, ये 3 PV, ये PV, तो यहां से प्रेशर कितना चेंज हुआ? 2P। अरे V है और 3PP है तो 2P। ये कितना हुआ? तो सर ये 3VV, ये 2V, तो एरिया क्या हो जाएगा? 4PV। एरिया क्या हो जाएगा? 4PP। थर्ड आंसर। लास्ट वाला गलत है, ये भी लिख देता। क्या गलत है? लास्ट गलत है, बता ना क्या गलत है, ठीक कर लूंगा। लास्ट एकदम सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बता क्या है, ठीक कर लूंगा। आइडियाबेटिक। सही तो है यार। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अ सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर इतना किलो पास्कल एंड टेम्परेचर इतना, इट्स डेंसिटीज, तो डेंसिटी तो सिंपल होता है PM बटा RT। यहाँ पे प्रेशर दिया है, मास दिया है, आर जानते हो, टेम्परेचर जानते हो, रख दो। ये क्या बोल रहा है? वर्क। इसका PV ग्राफ का एरिया ही वर्क बताएगा, तो इसका एरिया निकाल दो, वर्क आ जाएगा, बहुत आसान है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो सर, गामा -1। ओके चल कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, हो सकता है मैंने कुछ गलत कर दिया होगा, कर देते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं PV का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो
प्रेशर को रहने दो, टी को लिख सकते हो तुम, वी को लिख सकते हो टी बाई पी। कैसे? तो पी वी बराबर होता है एन आर टी, तो हम वी इज प्रोपोर्शनल टू टी बाई पी लिख सकते हैं। हाँ सही है, का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ठीक है, बढ़िया। अब यहाँ पे देखो p का पावर 1 है और नीचे p का पावर गामा है, तो p का पावर हो जाएगा 1 माइनस गामा, ये गामा आएगा 1 माइनस गामा, ठीक है। और t का पावर हो जाएगा आपका गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है भाई, अगर मैं इस p को उधर ले जाऊं तो t का पावर गामा इज इक्वल टू p का पावर गामा माइनस 1। इसको इस तरफ ले आऊंगा तो t का पावर गामा बटा गामा माइनस 1 इज इक्वल टू प्रेशर आएगा, ये रिलेशन आएगा। पहले टेम्परेचर है तुम्हारा 300, बाद में टेम्परेचर है 1200 का पावर गामा 1.4 बटा 1.4 माइनस 1 बराबर प्रेशर 1.4 और नीचे हो जाएगा 1.4 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 0.4, ये आएगा बटा 4। तो 1/4, अब ऊपर का पावर कुछ भी ले वो फर्क नहीं पड़ता, ये हो जाएगा बेटा 1.4 बटा 0.4 इज इक्वल टू P1 बटा P2, ये हो जाएगा P1 बटा P2। सही है ये। अब यहां पर 0 से 0 काटोगे तो 14/4 तो 7/2 होगा, तो ये आ गया तो आपका 2 का पावर 7/4, 7/2 सॉरी 7/2, 4 का पावर 7/2, 4 का पावर 7/2 इज इक्वल टू 2/p। अब कैलकुलेट कर लो, अब तो सही लिख रहा हूं, उधर गया तो गामा माइनस हो जाएगा, इधर है 1 माइनस गामा, उधर गया तो गामा माइनस 1 हो जाएगा, तो गामा माइनस 1 ही तो लिखा है। अब इसको इधर लाएंगे तो अरे यार बकलोल है ये, टाइम मैं खराब करा दिया, हक हक गधा, सही तो था। इन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बीच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, गलत स्टेटमेंट बताया। इन आइडियाबेटिक प्रोसेस पीवी और गामा कांस्टेंट, तो सही है। इन आइडियाबेटिक प्रोसेस सिस्टम इज इंसुलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ये भी सही है। इन आइसोकोरिक प्रोसेस प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट, ये भी सही है। इन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, ये भी सही है। तो गलत पूछा है ना, नॉट ट्रू गलत पूछा है, तो कौन सा गलत होगा भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलत हो गया ना, आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, तीसरा गलत, यहां पे आंसर चला जाएगा आपका तीसरा, थर्ड। नेक्स्ट देखो, नीट 2013 का सवाल है, क्या पीटी ग्राफ है, 2 ग्राफ बनाए हैं, आपसे बोला है प्रेशर को कंपेयर करो। तो एक आसान काम है, हम इस वॉल्यूम पे जाके देखें, इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे इसका टेम्परेचर कम है और इसी वॉल्यूम पे इसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो पीवी बराबर होता है ना टी। अगर हम सेम वॉल्यूम पे देखें तो सेम वॉल्यूम पे जिधर ज्यादा टेम्परेचर है उस पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो P1 P2 से ज्यादा होगा। यहां पर पहला आंसर चला जाएगा P1 P2 से ज्यादा होगा। क्या आपको तरीका समझ में आया? मैंने क्या किया, मैंने क्या किया कि VT ग्राफ है, मैंने इस वॉल्यूम को कांस्टेंट मान के एक ड्रॉ कर दिया लाइन। अब यहां पर देखें तो इसी वॉल्यूम पे ये प्रेशर और ये टेम्परेचर है, ये प्रेशर ये टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि पीवी बराबर एनआरटी होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता है। पहला आएगा क्या ग्राफ, बिल्कुल बिल्कुल। A monatomic gas at pressure P1 volume V1 is compressed adiabatically 1/8 of the original volume, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का 1/8 हो गया। यहाँ पे PV बराबर गामा आप कांस्टेंट लगाएंगे, आसानी से ये सॉल्व हो जाएगा। कर ही देता हूं, प्रेशर P1 बाई P2, P1 बाई P2 इज इक्वल टू V2 बाई V1 का पावर गामा आएगा। अब फाइनल वॉल्यूम तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम का 1/8 हो गया, तो ये हो जाएगा 1/8 का पावर गामा। गामा कितना आएगा, मोनोएटॉमिक गैस है तो मोनोएटॉमिक गैस का गामा निकाल लो, गामा होता है 1 + 2 बाई मोनोएटॉमिक गैस है तो 3, तो ये हो जाएगा 5/3, 5/3 इज इक्वल टू P1 बाई P2, इज इक्वल टू P1 बाई P2। अब यहाँ पे 8 का पावर 5/3, 8 का पावर 1/3 2 होता है, 2 का पावर बाद 32, ये होगा 1/32। तो P2 बराबर होगा 32 टाइम्स ऑफ P1, P2 बराबर होगा 32 टाइम्स ऑफ P1, हाँ या ना, P2 बराबर होगा 32 टाइम्स ऑफ P1। क्या क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात, सही निकाला भाई, हाँ सी सही है। नेक्स्ट देखो, इफ Q, E एंड W डिनोटेड रिस्पेक्टिवली द हीट एडेड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क इन अ क्लोज साइक्लिक प्रोसेस, देन अब क्लोज साइक्लिक प्रोसेस में
क्यू ई एंड डब्ल्यू डिनोटेड द हीट एडेड, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुम्हारा जीरो होगा, मतलब ई जीरो होगा। साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? जीरो। साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट आपका क्या हो जाता है? बराबर। एपीएमटी 2009 का सवाल है। इन इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन अ सिस्टम दैट हैज एब्जॉर्ब 2 किलो कैलोरी हीट एंड 5000 जूल, इतना हीट लिया है तो dq हो जाएगा 2 किलो कैलोरी, मतलब 2 इंटू 10⁻³ कैलोरी एंड 500 जूल। तो इस कैलोरी को हीट में बोलो, 2000 गुना 4.2 तो आएगा 8200, 2 दूना 4, सॉरी 8400 जूल हीट लिया है और वर्क कितना किया है? 500 जूल। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? 7900। ये आंसर आ गया। क्यों? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है dq बराबर du प्लस dw। क्या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है? हाँ सर, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है dq बराबर du प्लस dw। अब यहाँ पे कैलोरी में दिया था, उसको जूल में कन्वर्ट करो। तो 8400 dq है, 8400 dq है एंड वर्क डन है तुम्हारा 500। 8400 में 500 घटाओगे 7900 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। नेक्स्ट ध्यान से देखो, टू सिलेंडर ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी कनेक्टेड टू ईच अदर वाया स्टॉप कॉर्ड contain ideal gas, standard temperature and pressure. If P is completely evacuated, the entire system is thermally insulated. The stop cock is suddenly opened, then process is. जब भी कोई suddenly open हो जाए तो प्रोसेस कैसा होता है? Adiabatic होता है। Next, during the isothermal process, confined gas इतना work against is इतना then implies। अरे ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। Next देखो, the equation of state for the 5 gram of oxygen at pressure P and temperature T whose occupy a volume V will be। तो इक्वेशन ऑफ द स्टेट पीवी बराबर एनआरटी को कहते हैं और एन होता है नंबर ऑफ मोल। तो पीवी बराबर नंबर ऑफ मोल हो जाएगा मास बटा मॉलिक्यूलर मास, मतलब 5 बटा ऑक्सीजन 16 RT। ये आएगा क्या? पीवी बराबर 5 बटा 16 RT। पीवी बराबर 5 बटा 16 RT। थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। हाँ या ना? थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, delta U and du represent increase in internal energy and work done for the system represent the isothermal thermodynamic process. Which of the following is true? देखो, आइसोथर्मल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी तो जीरो होता है, तो ये गलत है। आइडियाबेटिक प्रोसेस में ये सही होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस में ड्यू तो जीरो होता है। आइडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा यू बराबर डेल्टा डब्ल्यू नहीं, क्योंकि आइडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होगा और डी क्यू जीरो हो गया तो डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू आएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? सेकंड। मानते हो इस बात को? बहुत बढ़िया। कर्नाटका नीट 2013, यही तो सवाल अभी हम कर रहे थे, यही तो सवाल कर रहे थे कि आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ये कांस्टेंट होता है, तो पीवी बराबर गामा कांस्टेंट हो गया तो सही है। अब इसमें गलत पूछा होगा, बीच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन डज नॉट गिव। अच्छा, गलत पूछा है तो ये तो सही है। अब ये वाला तो अभी हमने निकाला था, पी का पावर 1 माइनस गामा, ये सही है। अब टीवी का रिलेशन देखो, तो टीवी का रिलेशन पी को हम लिख सकते हैं बेटा, पी को लिख सकते हैं टी बाई वी एंड वी का पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो टी को रहने दो, वी का पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो वी का पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब ये भी सही है। पी का पावर गामा, टी का पावर 1 माइनस गामा, ये गलत है। क्या हो जाएगा आंसर? चौथा। एक मिनट, यहां पे कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 5/32 आएगा क्या? ये 5/32 आएगा क्या? अच्छा, आंसर हो जाएगा आपका फिर। ठीक है, ठीक है, गलती हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस फिल्ड इन अ कंटेनर वुड लीड्स टू। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, अगर गैस का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिक्रीज इन इंटरनल मॉलिक्यूलर डिस्टेंस नहीं, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल मॉलिक्यूलर डिस्टेंस बढ़ेगा। इंक्रीज इस मास, मास पे कोई चेंज नहीं होता। इंक्रीज इस काइनेटिक एनर्जी, यस। डिक्रीज इन प्रेशर, गलत। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द वैल्यू ऑफ Cp बाई Cv फॉर हाइड्रोजन, हीलियम एंड आइडियल डायटोमिक गैस। बहुत आसान है, हाइड्रोजन मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, अनदर आइडियल डायटोमिक गैस X। तो इसके लिए whose molecule are not rigid but have an additional vibrational mode, then उनके लिए गामा की वैल्यू क्या होगी? देखो, गामा इज इक्वल टू 1 + 2/f होता है। ठीक है, तो फटाफट निकालो। हाइड्रोजन, हीलियम एंड आइडियल डायटोमिक गैस, बहुत आसान है,
बहुत आसान है, कई बार कर चुके हैं ये सवाल आप। एक बार फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा, एक बार फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। कौन है जो सपनों में आया। हेलो, 9 बजे के राउंड आना सर, 9 बजे के राउंड, 9 बजे के राउंड क्लास में हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कोई है, कोई नहीं है। कौन है जो सपनों में आया, बताओ क्या आंसर आ रहा। भाई साहब, सारे आंसर दे दो तुम। नहीं नहीं, ये काम करो, सेकेंड थर्ड टू सारे आंसर दे दो। वाह यार, मूड खराब कर दिया। कर लो इसको, करो, मूड खराब कर दिया, सारे पॉसिबल आंसर दे दिए तुमने। ठीक है भाई, मीन फ्री पाथ ये फॉर्मूला बता दिया तुम्हें, देखो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया था, आई बटा रूट एन पाई डी स्क्वायर। देखो ये आंसर आ जाएगा सेकंड। वाइब्रेशनल में 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐड करना है, नॉट रिजिड बट हैव एन एडिशनल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम इसमें ऐड होगा, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ऐड होगा, 1 एक ऐड करना है वाइब्रेशनल का। डायटोमिक है, एक ऐड करोगे तो इसका हो जाएगा, डायटोमिक का हो जाएगा 6, 1 + 2/6। 1 मिनट, 2 ऐड करना है क्या, 1 + एन वाइब्रेशनल होगा ना, तो डायटोमिक है तो इसका 3 ट्रांसलेशन, 3 रोटेशन, 6 और 1 7। अच्छा, 1 2, एक इस एक्सिस के अबाउट 1 2, आइडियल डायटोमिक गैस whose molecules are not rigid but have an additional vibrational mode are respectively is equal to। इसका आंसर तुम्हारा 1 मिनट, 2 वाइब्रेशनल डिग्री ऐड होगा, विच आर नॉट रिजिड बट एन एडिशनल वाइब्रेशनल मोड, तो ये 7 आ जाएगा, तो ये 9/7 आएगा, 7 9/7 आएगा, 9/7 आएगा, ये आएगा आपका जवाब। लेकिन हाइड्रोजन हीलियम, तो ये तुम्हारा अच्छा 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 अच्छा, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, फर्स्ट आएगा, सॉरी फर्स्ट आएगा। इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हारा मीन फ्री पाथ का है। ये देखो सवाल, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट वी वाई द 2 प्रोसेस, इट फर्स्ट अंडरगोज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ए से जो बी गया है वो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, and V to 3V and then its volume is reduces from 3 to V at a constant pressure। पहले V से 3V गया आइसोथर्मल प्रोसेस से, अब 3V से V पर आया है, कैसे, कांस्टेंट प्रेशर से। प्रेशर आपका कांस्टेंट है, प्रेशर क्या है आपका, कांस्टेंट, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें से कौन सा ग्राफ सही होगा, देखो पहले तुम्हारा ग्राफ कौन सा, देखो पीवी ग्राफ है, पीवी ग्राफ में जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है आइसोथर्मल कब बनता है, तो ए भी तुम्हारा आइसोथर्मल कब बनेगा, तो ए भी तुम्हारा आइसोथर्मल नहीं है, देखो ए से यहां तक गया फिर यहां से आया, तो ये आइसोथर्मल थोड़ी ना है पहला वाला, ये आइसोथर्मल नहीं है, ये भी ए से भी ये स्ट्रेट लाइन आइसोथर्मल नहीं है, हाँ ये आइसोथर्मल है, ये सही है। और उसके बाद कांस्टेंट प्रेशर है, तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, चौथा आंसर आएगा। सही है क्या, बताओ। देखो ए से बी तक 2 प्रोसेस से गया है, ए से बी तक, पहले ए से अननोन तक गया आइसोथर्मल से, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पीवी ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक होगा, फिर 3V से V में यहां ऐसे गया सीधा प्रेशर कांस्टेंट पे, तो चौथा आंसर होगा। क्लियर, क्लियर,
क्लियर। नेक्स्ट देखो, liquid oxygen 50 Kelvin, sorry 50 Kelvin is heated to 300 Kelvin at a constant pressure of 1 atm. Then rate of heating is constant. Which of the following graph is representing? थर्ड। सिंपल सी बात है कि पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर फेज चेंज होगा, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। लिक्विड है ना भाई। एटॉमिक गैस अंडरगोज एडियाबेटिक कंप्रेशन, ये मैंने करा दिया ऐसा सवाल बहुत सारा। अच्छा ये सवाल करके बताओ, एक स्पेशल सवाल लाया आपके लिए। क्या लाया है देखो, इस प्रोसेस में वर्क बताना है। ए से बी तक गया भाई, देखो ध्यान से, ए से बी तक गया, बी से सी तक गया, सी से डी तक गया, डी से ए तक गया। तो इस टोटल प्रोसेस में वर्क कितना होगा बताओ। बताओ, एआईपीएमटी 2014 का पूछा हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है। टोटल वर्क डन कितना होगा बताओ, 0। कैसे, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये वाला जो प्रोसेस है तुम्हारा, ये एरिया और ये एरिया निकालोगे, ये तुम्हारा क्लॉकवाइज है पॉजिटिव, और देखो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, दोनों का एरिया सेम होगा। पी 2p 3p मतलब मिड में है, और ये वी नॉट मिड में है, तो इसका एरिया आएगा तुम्हारा पॉजिटिव, और उतना ही इसका एरिया आएगा निगेटिव। बोलो मजा आया कि नहीं, बोलो मजा आया कि नहीं। एकदम 0 वर्क डन आएगा, चकाचक धुआंधार 0 वर्क डन आएगा। यहां पे वर्क डन पूछा है तो एरिया ऑफ द ग्राफ निकाल दो, इसका इस ग्राफ का एरिया निकाल दो, बहुत आसान है। ग्राफ का एरिया निकाल दो फॉर आइसोलेटेड सिस्टम बहुत ईजी है भाई। गैस इज इन इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस, एक्सपेंड एडियाबेटिकली 8 टाइम्स टू द फाइनल वॉल्यूम। ये पीवी बराबर कांस्टेंट लगाना है, यहाँ पे पीवी बराबर कांस्टेंट लगाना है, कोई खास बात नहीं है। ये बताओ रिलेशन, कई बार पूछा है, गामा और एफ में कौन सा रिलेशन होगा, फटाफट निकाल के बताओ। गामा इज इक्वल टू होता है 1 + 2/f, 1 को इधर ले जाओगे, गामा -1 इज इक्वल टू 2/f, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा गामा -1। देखो f इज इक्वल टू हो जाएगा 2 बटा गामा -1। तीसरा रिलेशन आएगा क्या, यस। इफ पीवी बराबर एनआरटी इज गिव्स फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, भाई साहब 2003, 97, 2002, 94, 5, 1, 2000, 88, 86। भाई साहब कोई और सवाल भी नहीं मिल रहा था क्या। क्या रिलेशन लिखा है, पीवी बराबर आरटी इज गिवन फॉर द फॉलोइंग कंडीशन फॉर द रियल गैस, हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी। देखो ये क्या होता है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अब लो प्रेशर होगा तो डेंसिटी भी लो होगा, लो प्रेशर होगा तो डेंसिटी भी लो होगा। हाई डेंसिटी गलत हो गया, लो डेंसिटी, आपका सेकेंड आंसर आ जाएगा। सही है क्या, सेकेंड आंसर आएगा क्या, हाई टेम्परेचर लो डेंसिटी। मैं क्या बता, अच्छा लो टेम्परेचर दिया, सॉरी गलत है ये, थर्ड आंसर आएगा। आंसर आपका हो जाएगा थर्ड। सही है क्या, एकदम सही है। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल ऑफ मास m एट अ गिवन टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ये v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m ही तो होता है, सही तो है यार ये। एट 10 डिग्री सेल्सियस वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ द फिक्स मास ऑफ एन आइडियल गैस डिवाइडेड बाई इट्स प्रेशर इज x। एट 1 डिग्री 10 सेल्सियस दिस रेशियो इज, क्या बोला है, एट 10 डिग्री सेल्सियस वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ अ फिक्स मास, डेंसिटी बराबर हो जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ द फिक्स मास ऑफ द आइडियल गैस डिवाइडेड बाई द प्रेशर इज x। वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द आइडियल गैस डिवाइडेड बाई इट्स प्रेशर। अच्छा रो बाई पी पूछा है, रो बाई पी को x बोला, यही है क्या। वैल्यू ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ फिक्स मास ऑफ द आइडियल गैस डिवाइडेड बाई इट्स प्रेशर। ओके, तो हम जानते हैं रो बराबर होता है, रो बराबर होता है pm बटा RT, होता है क्या। तो रो बाई पी इज इक्वल टू होगा m बटा RT। अब उसने बोला मास फिक्स है, ये मास फिक्स है, तो इसको बोला है कि ये वैल्यू x है, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपका आ जाएगा टेम्परेचर। तो 10 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 273 + 10 तो 283, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तो x इंटू टेम्परेचर होगा 283 बराबर 110, तो मतलब 383 इंटू पी। तो p बराबर मतलब जो भी है y मान लो, y बराबर हो जाएगा x इंटू 283 बटा 383, x इंटू 283 बटा 383। ये x एक्चुअल में मल्टीप्लाई में है, सेकेंड आंसर आ जाएगा। नीचे x नहीं है, वो 283 डिवाइडेड बाई 383 इंटू x है। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या। ये सवाल कर लीजिए, बहुत आसान है। हीट इंजन, अरे हीट इंजन तो पढ़ा ही दिया ना, अब सवाल करा देता हूं।
द इफिशियंसी ऑफ द आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इज। तो देखो ध्यान से, फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? तो 273। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 373। इफिशियंसी क्या हो जाएगा? इफिशियंसी हो जाएगा 1 माइनस 273 बटा 373। सिंपल सी बात है। तो इसको 373 एलसीएम लोगे तो 100 बटा 373 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 100 करोगे तो ये आ जाएगा कुछ तुम्हारा 26%, 26.8%। क्लियर है क्या? 10,000 बटा 3 बाई समथिंग, ये हो जाएगा 26.8%। भाई मेरे, इफिशियंसी ऑफ द आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसको टेम्परेचर को हम केल्विन में रखते हैं भाई साहब। ये देखो, ये बढ़िया सवाल है, अच्छे से करते हैं। द इफिशियंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज 50% एंड टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज 500 केल्विन। If the temperature of the source kept constant and efficiency raised to 60%, then the required temperature of the sink will be। देखो ये सवाल दो पार्ट में होगा। पहला पार्ट क्या कह रहा है, ध्यान सुनना। Efficiency of the Carnot engine is 50%। 50% मतलब हाफ इज इक्वल टू 1 माइनस टेम्परेचर ऑफ द सिंक ऊपर आता है, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स नीचे आता है, तो उसकी टेम्परेचर यहां से निकाल सकते हैं। 500/T को इधर ले जाते हैं तो 500T इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका हाफ। 2 यहां चला गया, T इधर चला गया, तो T ऑफ सोर्स आएगा बेटा 1000 केल्विन। पहले केस में इफिशियंसी एंड सिंक का टेम्परेचर था तो सोर्स का टेम्परेचर 1000 आ जाएगा। अब कह रहा है कि सोर्स की टेम्परेचर फिक्स रखनी है, तो जो भी है उसको 1000 रखना है। अब सिंक की टेम्परेचर क्या हो कि इफिशियंसी रेज टू 60%, मतलब पहले जो इस इफिशियंसी था, सुनना 60% इफिशियंसी नहीं हुआ है, इट्स इफिशियंसी रेज टू 60%। अच्छा हाँ, 260 मतलब बाई 60% नहीं, 260% मतलब 60% हो गया है। तो 60/100 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बटा 1000। ये इससे कटेगा, ये आ जाएगा आपका 3/5। इसको इधर लाओगे, T2 बटा 1000 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5। ये हो जाएगा बेटा 2/5। अब 1000 5 से करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 200 मल्टीप्लाई 2, तो T2 बराबर आ जाएगा 400 केल्विन। क्या ऐसे सवाल आएंगे तो तुम धुआं धुआं कर दोगे कि नहीं करोगे बताओ? क्या ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे तो एकदम धुआं धुआं कर दोगे कि नहीं करोगे बताओ? एक रेफ्रिजरेटर का सवाल और कर लो, 2013 का सवाल है। क्या कह रहा है, अच्छे से सुनो। अ रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर 180 जूल ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। 180 जूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करा इन 1 सेकेंड फ्रॉम द टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस, यहां से पर सेकेंड हीट ले रहा है 180 जूल, हीट ले रहा है 180 जूल, ठीक है, टू द 27 डिग्री सेल्सियस। फाइनल टेम्परेचर तुम्हारा 300 केल्विन, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और -3 का मतलब है 270 केल्विन। ओके ओके, टू इतना। कैलकुलेट द एवरेज पावर कंज्यूम एज्यूमिंग नो एनर्जी लॉस। अच्छा, एवरेज पावर कंज्यूम मतलब वर्क पर सेकेंड, एवरेज पावर मतलब वर्क पर सेकेंड पूछा है। ये 1 सेकेंड का कैलकुलेशन है तो यहां पे वर्क पूछा है तुमसे। तो सबसे पहली बात, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है, इफिशियंसी इज इक्वल टू होता है तुम्हारा ये Q/W, यही होता है इफिशियंसी। हाँ सर, और इसके इफिशियंसी को हम लिख सकते हैं, Q हो गया तुम्हारा लोअर टेम्परेचर बटा वर्क हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। ये बात समझ में आता है कि हाँ। Q दिया 180 तो यह आ जाएगा 180 बटा W इज इक्वल टू T2 हो गया 270 बटा T1 हो गया 300, ये हो गया 270, मतलब ये आएगा 30, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 9, 9 से कैंसिल हो गया 20, W बराबर 20 आंसर। चमका के नीचे, अरे है, हाँ है थर्ड आंसर, W बराबर 20 आंसर, W बराबर 20 व्हाट आंसर। बताओ मजा आया कि नहीं आया? एकदम बताओ भैया, मजा आया कि नहीं आया?